नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की करेंगे समीक्षा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले में हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। मामले की सुनवाई बुधवार को। भांगड़ बम विस्फोट मामले में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला गिरफ्तार। एनआईए ने शुक्रवार देर रात कोलकाता से की गिरफ्तारी। पंजाब के फिरोजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। और अमेरिका ने 4 ईरानी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। वहीं ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों पर दागी चेतावनी मिसाइलें। सीजफायर टूटने का बढ़ा खतरा। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के विदेश मंत्री के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच भारत और नेपाल के आपसी हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य व्यापार, निवेश, सीमा पार कनेक्टिविटी, ऊर्जा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टाइज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और ज्यादा मजबूत करना है। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के विशेष निमंत्रण पर शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष सभी बचे हुए मुद्दों को जल्द निपटाने की दिशा में काम कर रहे हैं और दोनों देशों ने फरवरी में इस व्यापारिक समझौते पर प्रारंभिक सहमति बनाई थी। लेकिन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बड़े टैरिफ उपायों को रद्द करने के बाद बातचीत धीमी हो गई थी। इस सप्ताह नई दिल्ली में हुई बैठकों के बाद बातचीत फिर तेज हुई। इस समझौते के पहले हिस्से से भारत को अन्य देशों के मुकाबले विशेष व्यापारिक लाभ मिलने की संभावना है। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने संभावना जताई कि अगले महीने के मध्य तक इस समझौते के पहले हिस्से को पूरी तरह लागू करने में वो सक्षम होंगे। इसके अलावा इस महीने के अंत तक अमेरिका की उच्च स्तरीय टीम भारत का दौरा कर सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भांगड़ बम विस्फोट मामले में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। शौकत को कोलकाता के सोनारपुर इलाके से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक बाइक के जरिए भागने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में एनआईए ने शौकत को भगोड़ा घोषित किया था। दरअसल इस साल मार्च के महीने में दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में अवैध बम बनाने के दौरान हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की जांच के दौरान शौकत मोल्ला का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया, जिसके बाद एनआईए की टीम को शौकत की तलाश थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को अदालत से राहत नहीं मिली। 31 मई को मामले में पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें भवानी भवन तलब किया था। हालांकि तबीयत खराब का हवाला देकर वो पेश नहीं हुए। इसके बाद दूसरी बार नोटिस जारी कर उन्हें 8 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया। सीआईडी के नोटिस को चुनौती देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी संरक्षण की मांग की। साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी अपील की गई। लेकिन न्यायमूर्ति चैताली चट्टोपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अगले बुधवार को होगी। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, ऐसा लगता है कि अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार वो संकट में घिरते जा रहे हैं।
असल देखिए, जो विधानसभा की जो फर्जी हस्ताक्षर का जो मामला था, इस फर्जी हस्ताक्षर के मामले में पहला 31 मई को अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया गया था, लेकिन वो उस दिन हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इसके बाद उनको दूसरी बार नोटिस दिया गया और इस बार उनको कहा गया कि 8 जून हाजिर होने के लिए। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उनको कहा गया था कि 8 जून ही आपको हाजिर होना है। तो फिर वो कोलकाता हाईकोर्ट चले गए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट जब ये कह रहे हैं कि 10 तारीख इस मामले की सुनवाई होगी, और जो उन्होंने कानूनी जो संरक्षण माना था वो भी नहीं दिया गया, तो इसके चलते एक बात तो तय है कि सोमवार उनको हाजिर होना ही है। और ये जो मामला है, ये जो जालसाजी का मामला है, इससे ये भी पता चल रहा है कि ये गंभीर आरोप है। और इस गंभीर आरोप को कहीं ना कहीं जाके अभिषेक बनर्जी को खुद को ये प्रमाण करना पड़ेगा, क्योंकि उनके दो विधायक कह चुके हैं कि इनका साइन उनका नहीं है। और अध्यक्ष ने जो हेयरस्ट्रीट थाना में जो केस फाइल किया था, वो भी संदीपन शाह और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जब वो टीएमसी के एमएलए थे, टीएमसी से जब वो निष्कासित नहीं हुए थे, तब उनकी कंप्लेन के तहत ही ये कार्रवाई शुरू हुआ था और फिर संदीपन शाह और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को निष्कासित किया गया। तो इस जो पूरे जो मामला है, इसमें अभिषेक बनर्जी को काफी मुश्किलों की सामना करना पड़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और कल जो एएनआई के जो केस में शौकत मोल्ला जो एएनआई की हिरासत में उनको जो गिरफ्तार किया गया है, शौकत मोल्ला के मामले में भी आपको एक बात इंपॉर्टेंट है कि शौकत मोल्ला कौन है। शौकत मोल्ला कैनिंग, बारुईपुर, भांगर, इन सब इलाकों में शौकत मोल्ला का जो दबदबा, इसका एक बड़ा कारण था अभिषेक बनर्जी का उनका हाथ था सर पर। तो इसीलिए उस मामले में भी आगे चलकर क्या निकल कर आता है वो भी देखना पड़ेगा। यानी दोनों मामले कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे में अपने बचाव के लिए आखिरकार अभिषेक बनर्जी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की वजह से हमने देखा है कि टीएमसी में कहीं ना कहीं जो टूट है, उसकी वजह से टीएमसी का जो भविष्य है वो अधर में लटकता हुआ नजर आता है। चल देखिए, अभिषेक बनर्जी को तो जो फर्जी हस्ताक्षर का जो मामला है, उसके लिए तो उनको कोलकाता हाईकोर्ट के 10 तारीख क्या राय देता है उसके ऊपर उनको वेट करना पड़ेगा। लेकिन 8 तारीख को तो उनको भवानी भवन जाना है। एक तरफ से तो ये लग रहा है कि 8 तारीख को उनको भवानी भवन जाना ही है। अगर अभिषेक बनर्जी किसी हायर डिवीजन में अपील करते हैं तो अलग बात है, वो भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी की खुद की पार्टी में अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठाए, जिसके कारण 58 विधायक 80 में से 58 विधायक बागी बन गए और सांसद जो है वो सांसदों भी अभी विधायकों के राहों पर चलने पर चलेंगे, ऐसा खबर आ रही है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर भी दबाव है। वो तो कल जब पार्टी का जो रिकॉन्स्ट्रक्शन हुआ है उससे ही पता चल गया है कि अभिषेक बनर्जी अब अकेले दल के महासचिव नहीं रहे, उनके 2 डेपुटी जुड़े गए हैं, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन। तो कहीं ना कहीं जाके ये मानो कि ममता बनर्जी का अगर आप दाएं बाएं 2 डेपुटी लगा दो तो क्या कहेंगे, वही हुआ है। अभिषेक बनर्जी के दाएं बाएं डेपुटी है, यानी अभिषेक बनर्जी कोई अकेला कोई अभी से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जाके ममता बनर्जी भी चाहती है, जो उनके बाकी विधायक सांसद है उनको एक चाहती है। लेकिन ये मैसेज कितना फ्रूटफुल होता है वो तो आने वाला समय बताए। और आने वाला समय शौकत मोल्ला के लिए कैसा होने वाला है सौरभ, क्योंकि जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त था वो तो है नहीं, और ऐसे में अब उनकी मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि एनआईए जो है वो तार से तार जोड़ते हुए अब उन तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करेगी जो ये बता पाएगी कि कहीं ना कहीं शौकत मोल्ला ने अपने राजनीतिक रसूख का गलत फायदा उठाया था। अच्छा, शौकत मोल्ला का जो ये केस है, ये केस एनआईए जांच कर रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप मानिए कि एनआईए को क्यों आना पड़ा बंगाल की भांगड़ में एनआईए को क्यों आना पड़ा, क्योंकि वहां से जितने बम विस्फोटक रिकवर हुए हैं जो मौजूद थे, और उसके चलते एक व्यक्ति का मौत होता है। तो एनआईए को यह जानना है कि बांग्लादेश से सटे हुए ये जो इलाके हैं, यहाँ से इतने बम बनाने के कारखाने कहाँ से हो रहे हैं, कहां से इतने विस्फोटक आ रहे हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ये सब बना कौन रहे हैं। तो इसी के लिए ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। देखना होगा कि बांग्लादेश से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर शौकत मोल्ला जैसे लीडर
कैसे उनका उनका रवैया कैसा है, कैसे वो सारे इन बातों से लिंक है या नहीं। इसीलिए एनआईए ने शौकत मोल्ला को हिरासत दिया, और एनआईए शौकत मोल्ला के लिए कितना अहम था शौकत मोल्ला एनआईए के लिए वो पता जी। चलता है। ये परसों जब रेड हुआ सुबह से रात बजे तक, शौकत मोल्ला के बेटे को लेकर 8 जगह में एनआईए के 5 टीम पूरी रात उनको छान मारी। कल कमाल गाजी इलाका में शौकत मोल्ला थे, वहां से वो इतना उनके ऊपर दबाव बनाया गया उनके बेटे को लेकर कि शौकत मोल्ला कमाल गाजी में थे और वहां से बाइक से वो जा रहे थे, तो इनायत को पता चल गया, तो वहां से इनायत ने शौकत मोल्ला को अपने हिरासत में ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये माना जा रहा है कि इस पूरी केस में शौकत मोल्ला एक अहम कड़ी है, और शौकत मोल्ला के थ्रू कोई बड़े खुलासे का और जा रहा है एनआईए। आप दोनों ही खबरों पर नजर बनाए रखिएगा सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इन दिनों वैश्विक मंच पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने आज भगवान बुद्ध की पावन भूमि सारनाथ का भ्रमण किया। सारनाथ में उन्होंने ऐतिहासिक धम्मेक स्तूप के दर्शन किए, और इसी मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक धरोहरों और सजीव संस्कृति का सीधा दर्शन करवाना है, ताकि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक आदान प्रदान और मजबूत हो पाए। हमारे साथ हैं कल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, ये जो ब्रिक्स के कल्चरल वर्किंग ग्रुप के जो मेंबर्स आए हुए हैं, इनको आपने क्रूज पर गंगा आरती दिखाई, गंगा घाट दिखाए, काशी विश्वनाथ परिसर ले गए, सारनाथ में आप लोग हैं, और ट्रेड फैसिलिटेट सेंटर में घूमेंगे। तो ये क्या उद्देश्य है कल्चरल मिनिस्ट्री का इस जो विजिट का? देखिए, ब्रिक्स मीटिंग का हम लोग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं। उसमें ट्रेड है, तो इन्वायरमेंट है, कल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रैक है, और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर, हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। बुद्धिज़्म के हिसाब से सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज है उनका, हमारा देश का धरोहर है, हम दिखाना चाहते हैं। और हम हमारे सारे जो ब्रिक्स के जितने भी हमारे 6-7 कंट्री यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, तो ये लोग बहुत हैप्पी हैं कि हम लोग कम से कम कल्चर को बहुत नज़दीकी से देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाएँ। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने जो उसको भव्यता दिव्यता दी है, इतना बड़ा परिसर बना है, तो ये दोनों ही चूंकि रिलीजन की तरफ भी ले जाते हैं, तो क्या कल्चर को हम लोग रिलीजन से भी जोड़ के देख सकते हैं? रिलीजन मेरा कल्चर का एक पार्ट है। कल्चर वो चीज़ होती है जो कुछ सदियों से चली आ रही है। हम एक परंपरा पूजा पद्धति से करते हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, पर परंपराएं हमारी सदियों से चली आ रही हैं। राइट फ्रॉम मोहनजोदारो में हमारे सील्स मिलते हैं, उस टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं, एक पद्धति चलती आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, सारनाथ, वाराणसी। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान लगाया। गोवा और तमिलनाडु में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। केरल और माहे के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर
भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड में शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश हुई, जिसके कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। यहां आज भी तेज हवाओं के साथ गरज, बिजली और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार और रविवार के लिए बारिश का अनुमान जरूर लगाया है, मगर कोई अलर्ट जारी नहीं किया। खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले से, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जलालाबाद गांव के करीब 25 सदस्य पिकअप में अमृतसर के डेरा ब्यास एक धार्मिक स्थल पर अंतिम संस्कार में जा रहे थे। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर पिकअप और ट्रक की आमने सामने टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों को अस्पताल जब ले जा रहे थे तब उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे की वजह का जब पता लगाया और जांच शुरू की है। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिरोजपुर के एसएसपी राजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया, हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। साथ ही बताया कि घायलों को एम्बुलेंस से फिरोजपुर के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। लेबनान और इजराइल की सरकारों द्वारा सशर्त युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई हवाई हमले किए, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अनसुलझे मतभेदों के कारण युद्ध विराम की कोशिशें रुकी हुई थीं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में कई जगहों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हुए हैं। उसी दिन हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया और इजरायली सेना के साथ सीधी झड़पें भी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए। इसके साथ ही ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये ड्रोन क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा थे। अमेरिका का आरोप है कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर दबाव बनाकर वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ऊर्जा कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा जताया कि उनका प्रशासन इस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी न किसी तरह इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट और लेबनान में बढ़ता तनाव क्षेत्र में शांति प्रयासों के लिए नई चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि युद्ध विराम कायम रहता है या फिर हालात एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं ईरान की नौसेना ने दावा किया कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों की गतिविधियों के जवाब में चेतावनी स्वरूप मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी नौसेना पर समुद्री यातायात में बाधा डालने और व्यावसायिक जहाज़ों और तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि उसकी सेना ने हिंद महासागर में एक प्रतिबंधित और बिना राष्ट्रीय पहचान वाले जहाज को रोका है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों की नई रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में इबोला वायरस के पीड़ितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। मरीजों का ये आंकड़ा बढ़कर 20,000 तक पहुंच सकता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कंप्यूटर मॉडल के आधार पर विभिन्न संभावित परिदृश्यों की जानकारी दी, जिसमें 10,000 से अधिक मामलों की संभावना जताई गई है। इस बारे में अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा कि अब तक लगभग 400 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें 63 मौतें शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दर्ज न किए गए और अनजाने मामलों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। साथ ही ये भी कहा कि प्रकोप की सटीक भविष्यवाणी करना कठिन है। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। भारतीय शतरंज के युवा सितारे और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया।
वो अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। इस जीत की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि प्रज्ञानंदा ने इस टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को 2 बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया है। अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से है। भारतीय टीम ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में अंतिम क्वार्टर तक 2-3 पिछड़ रही भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 गोल दागे और जीत अपने नाम की। 4 गोल के साथ मैच के हीरो रहे आशीष तानीपूर्ति की बदौलत भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम की कोशिश अब फाइनल मैच में अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाने पर होगी। नई दिल्ली में आज युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा यूथ फॉर विकसित भारत माय भारत यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहेंगी। त्यागराज स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 6,000 अधिक युवा भाग लेंगे। इनमें छात्र, युवा, पेशेवर, महिला उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर्स और उभरते हुए नेता शामिल हैं। सम्मेलन में भारत के सबसे तेज धावक और 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक गुरिंदरवीर सिंह, अभिनेता विक्रांत मैसी, उद्यमी अमन गुप्ता, ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत के साथ संवाद सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर माय भारत विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज के माध्यम से प्राप्त गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उपलब्धि का भी उत्सव मनाया जाएगा। सम्मेलन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट की शुरुआत आज से न्यू चंडीगढ़ में है। कप्तान शुभमन गिल के लिए ये मैच रेड बॉल क्रिकेट की तैयारियों के लिहाज से काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरे पर भी जाना है और ऐसे में टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी जोड़ी के रूप में सामने रह सकते हैं। अफगानिस्तान ने 2018 से लेकर अभी तक कुल 12 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 4 में जीत मिली, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा। पूरे देश में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। पर्यावरण और धरती के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए करोड़ों लोगों ने वृक्षारोपण किया। साथ ही पर्यावरण को संतुलित बनाने का संकल्प भी। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसकी प्रशंसा स्वयं प्रधानमंत्री ने भी की। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए, जो पर्यावरण को संरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बड़ी संख्या में हुए वृक्षारोपण की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण के लिए एक बेहतरीन कदम बताया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपी सरकार और वहां के लोगों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें पूरा विश्वास है कि इस तरह की पहल उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के हरित भविष्य को साकार करने में मददगार साबित होगी। वहीं असम में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रकृति के संरक्षण के संकल्प के साथ लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सबसे अधिक भागीदारी महिलाओं की रही, जहाँ कई स्थानों पर हजारों महिलाओं ने मिलकर पौधे रोपे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रकृति के प्रति लोगों के स्नेह को एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने भी असम के सराहनीय कदम की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, असम की जनता और विशेष रूप से वहां की नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने धरती को सुरक्षित और हरा भरा बनाने में इस प्रयास की कमान संभाली है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।